कंसेप्ट जो हमने करना है इसके बाद, there are certain principles after the name of the scientist. जैसे सबसे पहला है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट नहीं हो सकते, या इट स्टेट्स दैट no two electrons in an atom can have same set of all the four quantum numbers. किसी पर्टिकुलर एटम में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स सेम आ जाएं। दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसी का जो इन्फ्रेंस है, इसी का रिजल्ट है कि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। जैसे 1s की बात करें, इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अगर तीसरा डाल दें तो क्या हो जाना था, देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन एक ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर मैं क्वांटम नंबर्स लिखूं, पहले इस वाले के लिए लिख रहा हूं मैं क्लॉकवाइज वाले के लिए, n क्या है, अगर 1s की बात कर रहे हैं, n क्या है 1, l क्या है 0, m क्या है 0, what will be s plus half. this is for first electron. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n क्या है 1, l क्या है 0, m क्या है 0, व्हाट इज s माइनस हाफ। तो ठीक है, अगर तीन ऑर्बिट ये क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं, लेकिन चौथा जो क्वांटम नंबर है दैट इज डिफरेंट, और यही कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे किसी पर्टिकुलर एटम में जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम होंगे। अगर मान लीजिए तीसरा डाल दें इसी ऑर्बिटल में, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, चारों क्वांटम नंबर ये सारे सेम आ जाएंगे, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस विल वायलेट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो no two electrons in an atom can have same set of four quantum numbers, या फिर किसी एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट नहीं किए जा सकते। दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ चुका है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की 1s7 होती तो इलेक्ट्रॉन तो इस केस में नजदीक होने थे न्यूक्लियस के और ये स्टेबल होनी चाहिए थी, बट स्टिल दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट फॉलोड, 1s7 नहीं होता बिकॉज दिस वायलेट्स द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बिकॉज दो से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1s में, तीसरे का चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम आ जाने हैं, तो 1s7 तो दूर की बात है, 1s3 भी नहीं हो सकता बिकॉज दैट विल वायलेट द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Next we have to do is Aufbau principle. और ये प्रिंसिपल कहता है ऑफ बॉक्स प्रिंसिपल, जब भी किसी एटम के ग्राउंड स्टेट में आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, देन दे विल गो टू फर्स्ट ऑफ ऑल दोज ऑर्बिटल्स हैविंग लोअर एनर्जी। उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होंगे जिनकी एनर्जी कम है, उसके बाद बारी आएगी हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की। तो एक डायग्राम है विच यू हैव टू रिमेंबर ऑफ बॉक्स प्रिंसिपल के लिए। पहले आप 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s ऐसे करके पूरा लाइन में लिख दीजिए। उसके बाद 2 का गैप दीजिए, यहां पे 2p 3p 4p 5p 6p, 2 का गैप दीजिए। उसके बाद 3d 4d 5d, 2 का गैप दीजिए। उसके बाद इट विल बी 4f यहां पे। तो एक एरो ऐसे बनेगा कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर बारी आएगी 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, एंड लाइक दिस।
दिस इज लाइक दिस, 1s के बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, and after that like this it will go to 4d, 5p, 6s. So this is Aufbau's principle कि electrons जब fill होंगे in the ground state of an atom, they will first of all go to that orbital having lower energy, 1s में पहले, 2s में पहले, उसके बाद 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में, 3d, 4p, 5s, like this you have to remember. और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, दिस वाज गिवन बाय बोहर-बरीज रूल. इसी से कनेक्टेड है बोहर-बरीज रूल. This is also known as N plus L rule. Bohr-Bari's rule. This is also known as N plus L rule. According to this rule, वो ऑर्बिटल जिसकी N plus L वैल्यू कम होगी, छोटी होगी, उसकी एनर्जी कम होगी. तो जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू कम है उसकी एनर्जी क्या होनी है, कम होनी है. जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या होनी है, ज्यादा होनी है. तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, जिसकी n प्लस एल वैल्यू, जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू कम है. उसके बाद बारी आनी है उस ऑर्बिटल की जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा है. लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑर्बिटल्स की n प्लस एल वैल्यू सेम आ रही हो, तब क्या करेंगे. कौन सा केस आप बता सकते हैं ऐसा जिसमें कि n प्लस एल वैल्यू सेम आ रही है. फॉर एग्जाम्पल 2p and 3s. 2p के लिए n क्या है, for 2p n is equal to 2. और जब p की बात होती है, p सबशेल की, इसमें l क्या होता है, 1. n प्लस l क्या आ गया, 3. और for 3s n is equal to 3. what will be l, l is 0. what will be n plus l, n plus l is 3. दोनों के लिए क्या आ गया, n प्लस एल, सेम आ गई वैल्यूज. देन दिस बोहर-बरी रूल सेज कि वो ऑर्बिटल जिसकी n की वैल्यू कम होगी, जैसे 2p में n की वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी कम मानी जाएगी. तो देखिए एक बार फिर से, बोहर-बरी रूल कहता है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी n प्लस एल वैल्यूज कम हैं, छोटी वैल्यूज हैं, उनकी एनर्जी कम होगी. और ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी n प्लस एल वैल्यूज बड़ी हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी. अगर ऐसा हो जाए कि n प्लस एल वैल्यूज दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ रही हों, जैसे 2p और 3s के लिए सेम आ रही हैं 3 ईच, तो वो ऑर्बिटल जिसकी n प्लस एल वैल्यू छोटी है, दैट विल हैव लेस एनर्जी. सो आउट ऑफ 2p एंड 3s, 2p की एनर्जी विल बी कंसिडर्ड लेस एंड 3s की एनर्जी विल बी मोर. तो देयरफॉर यहां पे देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहे हैं, फिर 3s में आ रहे हैं. सो दिस वाज रिगार्डिंग ऑफबॉस प्रिंसिपल एंड बोहर-बरीज रूल. Hund's rule of maximum multiplicity. Next rule is और ये रूल कहता है कि जब भी आप डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो, तो पहली बार डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है. जैसे 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, जब भी आपने 2p में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये दीज आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स. हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स, तो सबसे पहले आपने उनको सिंगली फिल करना है, एंड दैट टू विद पैरेलल स्पिन्स. मतलब ऐसा नहीं है कि पहले आपने इलेक्ट्रॉन 2p में ऐसे डाल दिए कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरने आपने ऐसे भर दिए. दिस विल बी इनकरेक्ट. दिस विल वॉयलेट हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अगर आप ऐसा कर दें, अगला ऐसे, दिस विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट.
बिकॉज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं इन केस ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें आपने इलेक्ट्रॉन जब फिल करने हैं दे शुड बी फिल्ड singly and that too with parallel spins. So this is correct, this will be incorrect because this will violate Hund's rule of maximum multiplicity. This will also be incorrect because Hund's rule of maximum multiplicity कहता है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है डीजनरेट ऑर्बिटल्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली फिल करना है एंड दैट टू विद पैरेलल स्पिन्स फिल करना है. So this will also violate the Hund's rule of maximum multiplicity. And what about this? अगर 2p की बात हो रही है, what can you say about this? Is it violating any rule? Think upon it. Is it violating any rule? No, this is not violating any rule. This is also correct filling of the electrons. कोई भी rule violate नहीं हो रहा. Hund's rule of maximum multiplicity के according these are degenerate orbitals. तो जरूरी नहीं है कि पहले px में फिर py में या pz में कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है. बस ऐसा होना चाहिए कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए और दैट टू विद पैरेलल स्पिन जाना चाहिए, पहले पेयरिंग नहीं होनी चाहिए. अगर पेयरिंग हो जाती है तो दैट विल वायलेट द Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल. ये जो तीन हमने किए हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, Aufbau's principle, Bohr-Bury's rule and this Hund's rule of maximum multiplicity, these were very important rules. इनके basis पे questions पक्का आते हैं. Next is कुछ configurations हैं, एनॉमलस कन्फिगरेशन, जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि एनॉमली क्या है, उनमें एक्सेप्शंस क्या हैं. तो एनॉमलस कन्फिगरेशन है विच वी विल डिस्कस. और सबसे पहली बात, आपको एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए अप टू 30. Up to 30 you should know the atomic numbers. 20 तक सभी को याद होते हैं, लेकिन 21 से 30 they are very important. उनके बेसिस पे बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना आ जाता है, एनॉमलस कन्फिगरेशंस के बारे में बात आती है. आपको 30 तक एटॉमिक नंबर्स याद होते हैं. आई विल गिव यू जस्ट अ फॉर्मूला रिलेटिवली जिससे आप याद रख सकते हो 21 से 30. दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला, अपने आप बनाया गया है. तो इफ यू वांट टू कोरिलेट दिस विल हैव नो मीनिंग. This is Shakti Vakraman. देखिए, you have to remember this line, Shakti Vakraman. श क से जो बनेगा that will be scandium. First of all, I'll write it down. ती से जो बन रहा है that is titanium 22nd. व से जो आ रहा है that is vanadium. क्र से chromium. मन से इट इज मैंगनीज. एंड नेक्स्ट आप 26 से 30 वैसे याद रख सकते हैं, फीको निकुजन. यू कैन मेक अ फॉर्मूला. 21 से 30 यू हैव टू रिमेंबर. नो वन विल आस्क यू कि कैसे आपने याद रखा है. बस बेसिकली मेन पॉइंट इज दैट यू शुड रिमेंबर द एटॉमिक नंबर्स अप टू 30. तो ये मैंने बताया 21 से 30. दिस इज 21, दिस इज 22, दिस इज 23, दिस इज 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So this formula is quite important. इसको आपने याद रखना है so that इनके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चंस आए, आपको एटॉमिक नंबर पहले पता हो, तभी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो. अगर एटॉमिक नंबर ही याद ना हो then that question cannot be calculated, that value cannot be calculated जो पूछा हो. So we will discuss two anomalous configurations of chromium and copper. Chromium is atomic number is 24. तो इसकी पहले मैं लिखूंगा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या है. एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 18 तक आर्गन तो वैसे आ जाएगा. आफ्टर दैट वी फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन 4s2 19 20 एंड 3d4.
पर एक बात और होती है कि जब इलेक्ट्रॉन 19वां 20वां तो 4s में जाना है, उसके बाद बारी आती है 3d की, लेकिन जैसे ही 21वां इलेक्ट्रॉन d में जाता है तो देयर इज रिवर्सल ऑफ द एनर्जीज दैट टेक्स प्लेस, d नीचे आ जाता है, 4s ऊपर चला जाता है। कहने का मतलब ये है जब इलेक्ट्रॉन लूज होना है 21 से लेके 30 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाना है आपने, तो सबसे पहले s का इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है, उसके बाद बारी आनी है d की। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, और रिवर्सल भी साथ में लिख दें तो एक्सपेक्टेड वाज आर्गन 18 यहां तक हो गया 3d4 एंड 4s2, बट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस क्रोमियम इज 3d5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाता है। ऐसा क्यों होता है इसमें? बिकॉज 3d5 में आप देखिए 3d5 विल बी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। 3d5 is half filled configuration, and half filled and fully filled configurations are more stable as compared to other configurations. इसलिए in order to be more stable, एक इलेक्ट्रॉन यहां से d5 बन जाएगा ये, तो 3d5 4s1, this will be the actual configuration of chromium. So एक रीजन तो मैंने आपको ये बताया कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड configurations are more stable as compared to other configurations. नंबर 2, जिसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, दैट फैक्टर इज एक्सचेंज एनर्जी। D5 में, क्रोमियम में जो D5 है उस केस में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस अगर हम काउंट करें तो वो ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू D4 कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले जितनी ज्यादा एक्सचेंजेस उसके साथ उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी इज एसोसिएटेड, एंड जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, मोर स्टेबल इज दैट कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले मैं एक्सचेंजेस देखता हूं D4 में, एक एक्सचेंज ये, एक एक्सचेंज ये, और एक एक्सचेंज ये, 3 एक्सचेंजेस। फिर देखिए सेकंड वाले किसके साथ, सेकंड वाले किसके साथ, 2, आगे ये वाली एक्सचेंज। सो हाउ मेनी एक्सचेंजेस, 3 plus 2 5 plus 1 6 exchanges in case of D4 configuration we are getting 6 exchanges। अब अगर हम देखें D5 कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो फुल्ली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो ले रहे हैं हम D5 कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कितने एक्सचेंजेस आ सकते हैं, दैट वी विल कैलकुलेट। वन, 2, 3 एंड 4 एक्सचेंजेस। फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बाकी वालों से 4 एक्सचेंजेस हो रही हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कंसिडर करें, 1, 2, 3 exchanges। Third electron, 2, and fourth electron, 1 exchange। So how many exchanges in case of D5 configuration? 4 plus 3, how much? 7, 7 plus 2, 9 plus 1, 10 exchanges in this case। D5 में we are having 10 exchanges। In case of D4 configuration we are having 6 exchanges। तो मैंने कहा larger the exchanges, larger the number of exchanges, larger is the exchange energy associated with that configuration, and so more will be the stability of that particular configuration। So D5 में क्योंकि exchanges ज़्यादा है, exchange energy associated ज़्यादा होगी, तो it will be more stable। So there are two main reasons। Anomaly जो आ रही है क्रोमियम में, D5 जो आ रहा है लास्ट में, D5 4s1 जो आ रहा है, that is mainly due to two factors। First is half filled configuration हो रही है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती हैं। सेकंड फैक्टर जो है दैट इज एक्सचेंजेस ज्यादा आ रही हैं, एक्सचेंज एनर्जी एसोसिएटेड ज्यादा है D5 में एज कंपेयर टू दैट ऑफ D4, इसलिए इट विल बी मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
सिमिलरली कॉपर 29 में भी ऐसा ही होगा कि एक्सपेक्टेड विल बी आर्गन के बाद 3d9 एंड 4s2, लेकिन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d10 एंड 4s1. दैट विल बी द मेन कॉन्फ़िगरेशन. और इसमें माइंड इट कि आपने 4s को लास्ट में रखना है. अगर आपको क्रोमियम पॉजिटिव निकालना हो, Cr पॉजिटिव की अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन निकालनी हो तो इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करवाओगे? लास्ट 4s वाले में से. D में से लूज नहीं करवाना, 4s में से लूज करवाना है. So these were anomalous configurations. Next, we will study about radial and spherical nodes. First of all, we will study about radial or spherical nodes. तो रेडियल या स्फेरिकल नोड क्या होते हैं? रेडियल या स्फेरिकल नोड ऐसे स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो. सो नोड इज दैट सरफेस. अगर स्फेरिकल नोड की बात कर रहे हैं या फिर रेडियल नोड की बात कर रहे हैं, इट इज दैट सरफेस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो. And its formula is radial or spherical nodes can be calculated with the help of n minus l minus 1. These are the number of radial या फिर spherical nodes. Next, we have angular nodes or nodal planes. तो अगर nodal planes पूछा जाए या angular nodes पूछा जाए, first of all, their definition. What are angular nodes or nodal planes? These are the planes, ऐसे planes हैं which pass through the nucleus और उन पे भी probability of finding the electron is zero. So angular nodes या nodal planes, these are the planes passing through the nucleus at which there is no probability of finding the electron, zero probability of finding the electron. And nodal planes or angular nodes are given by the formula L. These two formulae you have to remember. Spherical or radial nodes n minus l minus 1 and angular nodes या फिर nodal planes आपसे पूछे जाएं, they are equal to L only. These formulae are quite important. Next is, if you have to calculate the angular momentum associated with a particular species, that I have already told you, orbital angular momentum so orbital angular momentum is given by the formula under root L into L plus 1 h by 2 pi, or spin angular momentum is given by under root S into S plus 1 h by 2 pi. So these are two different types of angular momenta, orbital angular momentum and spin angular momentum. और एक और formula है, that is magnetic moment. Magnetic moment of a species is under root n into n plus 2 Bohr magnetons. And what is n in this case? N is the number of unpaired electrons present in a particular species. तो जब भी आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जाए, that will be equal to under root n into n plus 2 Bohr magnetons. लेकिन n आपको निकालने के लिए you have to first of all write the electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, उसके बाद उसमें देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसी के बाद मैग्नेटिक मूवमेंट यू कैन कैलकुलेट, एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट n into n plus 2 Bohr magnetons, एंड n is the number of unpaired electrons. और साथ में ही मैं आपको बताऊं कि व्हाट आर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक स्पीशीज. पैरामैग्नेटिक वो स्पीशीज होती हैं which contains unpaired electrons in it.
और डायमैग्नेटिक स्पीशीज क्या होती हैं? ऐसी स्पीशीज in which there are no unpaired electrons present. So paramagnetic species are the species which contain unpaired electrons, and diamagnetic species are the species which contain no unpaired electrons. One more formula in case of spectra is very important as far as this atomic structure is concerned, and that is there is another important formula to calculate number of spectral lines जब nth shell से electron first shell पे आता है. You have to remember this formula that number of spectral lines obtained when electron jumps from nth shell to the first shell, these are equal to n into n minus 1 divided by 2. This formula you have to remember. Number of spectral lines obtained when the electron jumps from nth shell to the first shell is equal to n into n minus 1 divided by 2. अगर मान लीजिए आपको निकालना है फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल पे आ रहा है, तो हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी ऑब्टेन्ड? तो n विल बी 4 into 4 minus 1, that will be 4 into 3 divided by 2. So this will be equal to 6 spectral lines will be obtained. So this is very important. अगर आपने डायरेक्टली निकालना है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस nth शेल से जब फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो you have to remember n into n minus 1 divided by 2. These will be number of spectral lines. For example, फोर्थ शेल से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ रहा है, तो n will be 4, 4 minus 1, this will be 3, 4 into 3 divided by 2, that is 2 2s are 4, that will be 6 spectral lines will be obtained. Next topic which we have to discuss is the binding energy. This will also be discussed in nuclear chemistry, but it is also related to atomic structure. कि आप stability of an atom कैसे पता लगाते हैं? Which atom will be more stable? How can you say that iron is the most stable? उसकी binding energy से, binding energy per nucleon से we can say that which atom will be more stable. जिस atom की binding energy per nucleon ज़्यादा होगी, that will be more stable. And what is this binding energy? Binding energy is the amount of energy required to break the nucleus into its constituent nucleons. होता ये है कि जब न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बनता है, तो एक्चुअल जो एटॉमिक मास है that is less than the mass of the nucleons. और जो डिफरेंस आ रहा है मासेस में, जो एक्चुअल एटॉमिक मास है that is less than the mass of the nucleons, mass of the neutrons plus protons. This difference in the masses is known as mass defect. मैंने कहा जब न्यूक्लियस बन रहा है from the nucleons, एक्चुअल मास जो आएगा न्यूक्लियस का that will be less than the masses of the nucleons. और ये जो डिफरेंस है masses में that is the mass defect. और ये जो mass defect है that appears in the form of energy with the help of the formula Einstein equation जो है E is equal to mc square. और अगर डेल्टा m इज द मास डिफेक्ट, तो एनर्जी जो इवॉल्व होगी जब मास डिफेक्ट आ रहा है डेल्टा m का, द एनर्जी इवॉल्व विल बी डेल्टा E एंड दिस विल बी द बाइंडिंग एनर्जी अगर इफ द मास डिफेक्ट इज डेल्टा m. तो एनर्जी इवॉल्व हो रही है जब न्यूक्लियस बन रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियॉन्स, और एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जब न्यूक्लियस को आपने ब्रेक करना होगा इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. अब बाइंडिंग एनर्जी से कुछ पता नहीं चलता कि एटम स्टेबल है कि नहीं है.
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से पता चलता है। जितनी बाइंडिंग एनर्जी है किसी एटम के लिए, उसको आपने न्यूक्लियन से, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करना है, दैट विल गिव यू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ज्यादा, इज मैक्सिमम, दैट एटम विल बी मोर स्टेबल। देखिए अगर मास डिफेक्ट है डेल्टा एम, तो जो एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड होगी बाइंडिंग एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और ऐसे कैलकुलेट की गई है सारे केसेस में। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर आयरन and that is 8.7 mega electron volts. So this was regarding binding energy, and now we will discuss certain important questions जो हमने concepts किए हैं। सबसे पहले उन पे हम questions करेंगे कुछ important। So first question is the energy of electron. So this is the question. The energy of electron in the first excited state of hydrogen atom is so he is asking about the energy of the electron in the first excited state. तो इसमें यूजुअली जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ले लेते हैं कि दैट विल बी n इज इक्वल टू 1। इट विल नॉट बी n इज इक्वल टू 1 बिकॉज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, n इज इक्वल टू 1, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 2, दिस विल बी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये पूछ रहा है यहां पे कि आप एनर्जी निकालिए इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के केस में जब इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट मींस n you will take it as 2, you will not take it as 1, that will be answer will be incorrect। और ऑप्शंस में पक्का होगा 100% होगा कि n is equal to 1 वाला भी आंसर दिया होगा बीच में। तो you have to calculate, अगर आंसर जूल्स में है तो how will you calculate it। फॉर्मूला आपको पता है -1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल्स पर मोल। So this will be first excited state will be -1312 upon 2 square. So you have to divide it by 4 and it will be kilojoules per mole. But यहाँ पे देखिए he is asking for hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम तो कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, मैंने 3 वैल्यूज आपको बताई थी, ये है किलोजूल्स पर मोल वाली। तो अगर तो एक मोल के लिए पूछा होता तब तो आंसर ये आ जाना था -1312 डिवाइडेड बाय 4, दैट वुड हैव बीन द आंसर, दैट वुड हैव बीन द आंसर फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होनी है। लेकिन हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है यहाँ पे, और पर एटम जो एनर्जी बताई गई थी, व्हाट वाज दैट एनर्जी, -2.18 into 10 raised to power -18 upon n square, this was joules per atom। तो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो आपको ये वैल्यू लगानी पड़ेगी -2.18 into 10 raised to power -18 upon 4, and if we calculate this, so this will be we can calculate this value, this will be divided by 4 करना है आपने, जो आंसर आएगा that will be joules per atom। so what I want to convey is that जब एटम की बात हो रही है तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी पर एटम वाली वैल्यू डाल के। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर है तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसके हिसाब से -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम, देन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बट इन दिस केस द एनर्जी वुड बी -2.18 into 10 raised to power -18 divided by 4 joules per atom। पर मोल होती तो इट वुड हैव बीन -1312 अपॉन 4 kilojoules per mole। नेक्स्ट इज
Next question is the ionization energy is given. The ionization energy of hydrogen atom in the ground state is x kilojoules. The energy required for an electron to jump from second orbit to the third orbit will be. So he is asking the energy required for the electron to jump from second orbit to third orbit. This you have to calculate. और कितनी एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड में जाने के लिए, वो कैसे निकालोगे आप? मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस केस E3 माइनस E2. यू हैव टू कैलकुलेट E3 माइनस E2. और इस स्टेटमेंट से देखिए सबसे पहले द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज x kilojoules. What is the ionization energy? Ionization energy is the amount of energy required for the removal of the electron from an isolated gaseous atom. और कौन सा इलेक्ट्रॉन जो लूजली हेल्ड है, मोस्ट लूजली हेल्ड है, तो हाइड्रोजन में तो चलो एक ही इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी. और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? आयनाइजेशन एनर्जी विल बी E infinity माइनस E1. मतलब इलेक्ट्रॉन को आपने फर्स्ट शेल से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके गए हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने का मतलब है रिमूव करा दिया आपने इलेक्ट्रॉन. और आयनाइजेशन एनर्जी विल बी E infinity माइनस E1. और E infinity क्या होता है? E infinity पे कितना एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की? दैट इज जीरो. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी होती है एंड दैट इज टेकन एज जीरो. तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू माइनस E1 और IE की वैल्यू गिवन है दैट इज x माइनस E1. E1 विल बी इक्वल टू माइनस x. सबसे पहले आपने ऐसे क्वेश्चंस में E1 की वैल्यू निकाल लेनी है. अगर E1 आ गया आपके पास, अब E3 और E2 कैन बी कैलकुलेटेड इजीली, क्योंकि आपने तो अल्टीमेटली निकालना है डेल्टा E. दिस यू हैव टू कैलकुलेट. अब देखिए E3 कैसे निकलेगा? E3 विल बी इक्वल टू, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि En इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. En is equal to E1 divided by n square. So what will be E3? E3 will be E1 divided by 3 square. What will be E2? E2 will be E1 divided by 2 square. अब वैल्यू डाल दीजिए E1 की. E1 क्या है यहाँ पे? E1 is equal to minus x upon 3 square will be 9. And what is E1? Minus x. तो ये क्या बन जाएगा? प्लस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस x divided by 4. Take the LCM in this case. What will be LCM? 36. And what will be? This will be minus 4x plus 9x. So this will be equal to 9x minus 4x divided by 36. That will be 5x divided by 36. So answer has to be 5x by 36. तो एक बार फिर से देखिए, this is very important question. Question is the ionization energy of hydrogen atom in the ground state is given that is x kilojoules. हो सकता है यहाँ पे exact value दें किसी numerical में, but this is given as x kilojoules of energy is the ionization energy in case of hydrogen atom. Next, he is asking that calculate the energy required for the electron to jump from second shell to the third shell. This is the question. Now first of all आपने E1 निकालना है. इस केस में E1 is the energy of the electron in the first shell. और E1 कैसे निकलेगा?
IE से निकालोगे आप, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना हो अगर, तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और E1 से बात हो रही है, फर्स्ट शेल से बात हो रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू E infinity minus E1. Infinite distance पे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, so E infinity will be zero. We are left with ionization energy is equal to minus E1. E1 की वैल्यू जो है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है, that is given x. So what will be the value of E1? E1 will be minus x. Now we have calculated E1. Now we will calculate E3 and E2. To calculate E3 and E2, we will use this very important formula that En is equal to E1 divided by n square. That is energy of the electron in the nth shell, En, is equal to E1 divided by n square. This is for the case of hydrogen-like species. Now delta E will be equal to E3 minus E2. E3 की वैल्यू आ जाएगी E1 divided by 3 square माइनस E2 की वैल्यू आ जाएगी E1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर. E1 की वैल्यू यहां से डालिए, माइनस x डाल दी वैल्यू, एलसीएम लिया, दैट केम आउट टू बी 5x डिवाइडेड बाय 36. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, और दिस इज बेस्ड ऑन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. And the question is, the uncertainty in the position of the electron that means we are given delta x, the delta x value, uncertainty in the position is given, and that is the uncertainty, I'll write down the whole question, in the position of an electron मास जो है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज गिवन 9.1 into 10 raised to power minus 28 grams, moving with the velocity of the velocity of 3.0 into 10 raised to power 4 centimeters per second, accurate up to 0.011% will be, that means uncertainty is not given, we have to calculate the uncertainty in the position of electron जिसका mass given है और इसकी velocity given है 3 into 10 raised to power 4 centimeters per second, and this velocity is accurate up to 0.011%. Uncertainty in velocity is given, we have to calculate delta V in this case, and formula used आपको पता है कि that will be delta x into m delta V is equal to h by 4 pi. This will be h by 4 pi. Delta x we have to calculate. Now h upon 4 pi m into delta V. What will be delta V in this case and what should be h in this case? आपको h की वैल्यू बताई गई है 6.6 into 10 raised to minus 34 joule seconds, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज देखिए, मास जो है that is not in kgs, that is given in grams, CGS यूनिट्स लिए गए हैं यहाँ पे, और सेंटीमीटर्स पर सेकंड में वेलोसिटी गिवन है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा h will be 6.6 into 10 raised to power minus 27. This you have to remember. h will be 6.6 into 10 raised to power minus 27 लेना पड़ेगा. अगर आप यहाँ पे minus 34 लेते हो, your answer will be wrong. Divided by 4 into pi, pi will be 3.14
and mass is given in grams 9.1 into 10 raised to power minus 28 grams, and delta V क्या होगा? Delta V will be 0.011% of this 3 into 10 raised to power 4 centimeter per second, because uncertainty in velocity क्या है? Velocity ये given है और this is accurate up to 0.011%. That means delta V क्या होगा? Uncertainty in velocity क्या होगी? That will be इसका 0.011%. How will you calculate 0.011% of this? 0.011 divided by 100 into this 3 into 10 raised to power 4. So you have to be very careful while you take the value of h, because in this case we are taking mass in grams and velocity is in centimeters per second. So h will be equal to 6.6 into 10 raised to power minus 27, and we will calculate delta V, and delta V will be 0.011% of 3 into 10 raised to power 4. तो ये मैंने जस्ट वैल्यूज डाली हैं, h डाल दिया 4 इंटू पाई जो है 3.14 डाल दिया, मास जो गिवन है वो डाल दिया, एंड इफ वी कैलकुलेट दिस होल एक्सप्रेशन दिस विल बी इक्वल टू 0.175. हाँ जी, मीटर्स होना चाहिए सेंटीमीटर्स. दिस विल बी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आएगी दैट विल बी इन सेंटीमीटर्स. सो दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर इन दिस केस 0.175 centimeters. So this was the question based on Heisenberg's uncertainty principle. Next is, he is asking that the total number of orbitals in a shell with principal quantum number n is. The question is, we have to calculate the total number of orbitals. किस शेल की बात हो रही है? nth शेल की. You have to calculate the total number of orbitals present in the nth shell. तो एक फॉर्मूला किया था कि total number of electrons निकाले थे. How many electrons present in the nth shell? Formula was 2n square. और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए? अगर 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे? इसका हाफ कर देना है, दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर. तो जल्दी नहीं करनी आंसर में कि 2n स्क्वायर फॉर्मूला एक बार किया हुआ है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने फॉर्मूला किया किसका है. वो 2n स्क्वायर क्या होता है? 2n स्क्वायर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द nth शेल. यहां पे पूछा क्या था? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. nth शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? अगर इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 2n square divided by 2 that will give you the number of orbitals. So answer will be n square in this case. Next question, this is question based upon you have to calculate the protons, neutrons and electrons. अगर आपको represent करके एक element given हो, that you have to calculate the number of electrons, protons and neutrons. In case of 89x 231, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पता होगा, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द मास नंबर. एटॉमिक नंबर कॉरेस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. हाउ मेनी प्रोटॉन्स? 89. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 89. हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे आप? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. 231 माइनस 89 and that will be equal to 142. So अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो नीचे वाले this is the atomic number, these are the number of protons. So जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 231 minus 89, that will give you the number of neutrons, or 231 minus 89, this will be equal to 142. Next important question is, and this is based upon the series, जो spectral lines में आपको series करवाई गई हैं,
लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, उनके बेसिस पे क्वेश्चन है द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन of Balmer series of hydrogen atom is 15,200 सेंटीमीटर इनवर्स। और वो पूछ रहा है वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन। लाइन में कोई डिफरेंस नहीं आया, जो पूछा है इसने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द वेव नंबर निकालना है ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ओनली। लेकिन आयन चेंज हो गया, अब ही इज आस्किंग फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव आयन। इसकी वैल्यू क्या होनी है? अब आपको फॉर्मूला बताया था, रिमेंबर दैट फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा, न्यू बार जो था दैट इज वेव नंबर इज गिवन बाय 1 बाय लैम्डा एंड दैट वाज इक्वल टू आर इनटू जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। दोनों को कंपेयर कीजिए, ऊपर फर्स्ट लाइन, तो ये चीज तो चेंज हो ही नहीं रही है। दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड द फर्स्ट लाइन इन बोथ द केसेस, n2 और n1 दे आर इक्वल। डिफरेंस कहां पे आ रहा है? हाइड्रोजन के लिए इट वाज 1, Z is 1 एटॉमिक नंबर, लेकिन लिथियम पॉजिटिव के लिए इट विल बी, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? Z स्क्वायर से। और लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए Z क्या होता है? 3 होता है, तो 3 स्क्वायर 9 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको? 15,200 को आपको जस्ट 9 से मल्टीप्लाई करना है, Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। दैट विल गिव द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव। और इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी 136,800. So this will be 136,800 centimeter inverse. So this was also a concept based question. Just आपने Z square से multiply करना है, that will give the wave number of lithium 2 positive ion.